हालात बंगाल में आप सबका खैर मकदम है। मैं अशफाक, और आप सबको मालूम है कि इस वक्त रात के तकरीबन पौने 12 बज रहे हैं, और पूरा देश ये जानना चाहता है कि आने वाले सोमवार यानी कि 4 तारीख को, 4 मई को, पश्चिम बंगाल, खास तौर पर बंगाल की किस्मत का फैसला क्या होगा। क्या चौथी बार फिर से ममता बनर्जी की सरकार होगी, या फिर भाजपा, जिसने देश के 18 राज्यों में अपनी जीत का परचम लहरा लिया है, क्या बीजेपी की हुकूमत होगी पहली बार बंगाल में? इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ है एडवोकेट सैयद नफीरुल इस्लाम, जो कि राजनीतिक आपका विशेषज्ञ यहाँ पर माने जाते हैं, पॉलिटिकल आपका एनालिस्ट है। आप नफीरुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे इतनी रात को जुड़े हैं। देश की जो बड़ी 8 एग्जिट पोल एजेंसियां हैं, 8 में से 6 का ये मानना है कि बंगाल में इस वक्त दीदी की सरकार नहीं आ रही है, 4 तारीख को बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। आपने कई चुनाव देखे हैं, कई कई इलेक्शन का आपने आपका विश्लेषण भी किया है। बंगाल की जो सूरत हाल है, इस पर आपको क्या कहना है, क्या लगता है? देखिए, पिछले 26 सालों से मैं एक भारतीय नागरिक वोटिंग राइट अधिकार के तहत से मैं अपना मतदान देता आ रहा हूँ। ठीक है, और इस 26 सालों में बहुत सारे विधानसभा इलेक्शन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेट इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शन आए, और हमने तमाम इलेक्शन को देखा भी है। कहीं कहीं पर जमीनी कामों में अपना योगदान भी दिया है। तो जो प्रतिक्रिया, जो एग्जिट पोल निकल कर आ रहे हैं, अब तक तकरीबन 8 एजेंसियों ने अपना आंकड़ा दिया है। लेकिन सवाल ये है अशफाक साहब, समझने के लिए कि ये जो आंकड़े दिए हैं, ये एग्जिट पोल के जो मेंबर्स हैं, जो जो अलग अलग जिलों में जाकर या वोटरों के बीच में जाकर या आम नागरिकों के बीच में जाकर ये जो समीक्षा समीकरण करने का, सवालों जवाब करने का जो तरीका है, इससे ये साबित नहीं होता है कि ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल है। क्योंकि पिछले कुछ चुनाव में, अगर आप, सिर्फ बंगाल की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे भारतवर्ष की बात करो, पिछले कुछ चुनाव में अगर आप आंकड़े उठाकर देखेंगे तो 10 में से 8 एग्जिट पोल हर राज्य के चुनाव में फेल हुए हैं अपने आंकड़े को देने के बाद। ये मैं जमीनी बात कह रहा हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का पक्ष रख के नहीं कह रहा हूं, एकदम जमीनी बात कर रहा हूं। आप देखिएगा, अभी देश की सबसे बड़ी सर्वश्रेष्ठ एजेंसी एग्जिट पोल करने में जो मानी जाती है वो है एक्सिस माई इंडिया। और उसके जो प्रमुख हैं गुप्ता साहब, उनका आज भी स्टेटमेंट आया था कि जब उन्होंने अपने लोगों को बातचीत करने के लिए, जायजा लेने के लिए, उनके रुझान समझने के लिए जब फील्ड में उतारे, तो जो नागरिक हैं, जो वोटर्स हैं, उन्होंने अपने राय देने से इनकार किया। इसकी फाउंडेशन, इसकी बुनियाद को समझना होगा। इससे पहले भी उन्होंने समीकरण किया, और पिछले 4-5 चुनाव में जो समीकरण उनका आया है, उसमें से 90% समीकरण फेल हो गया। अब ये सर्वश्रेष्ठ एजेंसियों में से एक है जो समीकरण करती है, समीक्षा करती है। अब इनका एक मार्केट में रेपुटेशन है, और ये बीच में पिसना नहीं चाहती। जो मैं बात कर रहा हूं उसकी बारीकी को समझिएगा। ये बीच में पिस कर भाजपा के खिलाफ नहीं जाना चाहती है। हकीकत बात यही है। इनको ये डर है कि मैंने अगर समीकरण दे दिया दूसरे एजेंसी के तरह, और अगर भाजपा की हुकूमत यहाँ नहीं बनी, तो इनका जो नेशन वाइज जो बिजनेस है, जो मोनोपोली है, जो कारोबार है, जिस स्तर पे ये राष्ट्रीय स्तर पे कारोबार करते हैं, और देश के बाहर जो इनका मीडिया, मार्केटिंग और एजेंसी से जुड़े जो काम होते हैं, उनको ये लगता है कहीं उस पर असर ना पड़ जाए। क्योंकि भाजपा का जो एक तरीका है कि किसी भी लोगों को अगर डराना हो या उनके ऊपर कोई दहशत क्रिएट करना हो, तो वो अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। तो ये बिजनेसमैन है, इनको ये डर जहन में जरूर आया होगा, इसीलिए इन्होंने अभी तक कोई समीकरण नहीं दिया और आगे भी नहीं देंगे। आज का जो बयान है,
अब देखिए मैट्रिक्स ने एक समीकरण दिया है, एक समीकरण पीपल्स पोल्स ने दिया है, एक जी चाणक्य ने दिया है, ठीक है, एक पीपल्स पल्स ने दिया है। लेकिन अगर आप तमाम समीकरण को अगर एक जगह जोड़ेंगे, एक जगह तमाम रुझानों को जी एक जगह जोड़ेंगे और उसका एक अगर आप जायजा निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पक्ष और प्रतिपक्ष यानी कि रूलिंग गवर्नमेंट और जो अपोजिशन में 18 राज्यों के मुख्यमंत्री सहित प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, स्पोर्ट्स मंत्री, खेल मंत्री, नेता, पूरा अभिनेता, मंत्रालय, पूरा मंत्रालय, पूरी पूरा कैबिनेट। कैबिनेट बंगाल को जीतने के लिए। देखिए मैं इलेक्शन जीतना अलग चीज है, लेकिन राज्य में एक नेगेटिव प्रोपोगंडा को क्रिएट करके इलेक्शन जीतना ये दूसरी बात नैरेटिव। है। आप देखिए जो नेगेटिव नैरेटिव फैलाया जा रहा है ना, ये कहीं ना कहीं देखिए बंगाल की एक खासियत रही है। अगर आप इतिहास तवारीख उठाकर देखेंगे तो आप देखिएगा कि अंग्रेज भी यहाँ पर थक गए थे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को एक्टिवेट करने में, और उन्होंने ये कहकर बंगाल से जाने का इरादा किया कि हम यहाँ कामयाब नहीं होंगे, अब हम थक चुके हैं, अब हमें अपने देश लौट जाना चाहिए। तो ये जो जी थ्योरी है, बंगाल की जो संस्कृति है, जो स्मिता है, जो समृद्धि है, संस्कृति है, इसको समझना भाजपा के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि भाजपा सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दे पे चुनाव यहाँ लड़ रही है। आप देखिएगा प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, किस गृह किस मंत्री। अब्द शब्द का जो है उपयोग किया है। हाल ही में देखिएगा लास्ट प्रचार में उन्होंने क्या कहा, ए पुलिस, ए बंगाल पुलिस। देखिए देश के गृह मंत्री है, बहुत सर्वश्रेष्ठ पद में बैठे हैं, पूरे देश की बहुत सुरक्षा रिस्पेक्टेड है। आपके हाथ में है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से लेकर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स, पैरा मिलिट्री फोर्स और ना जाने क्या क्या संस्था है, थल सेना, वायु सेना, सब आते हैं। और आपके जबान से देखिए, मैं फिर क्लियर कर दूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का पक्ष लेके नहीं कह रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय, इसको समझना होगा और दर्शकों को भी समझना होगा। अब एक चीज देखिए, जी मैं छोटा सा मिसाल दे रहा हूं, और मिसाल जो है वो पेन एंड पेपर की मिसाल है, ब्लैक एंड व्हाइट पे। ईरान और इजराइल का जंग अभी भी शुरू है, अभी भी चल रहा है जी तकरीबन जी कई महीनों से। इजराइल ने अब तक 80,000 फौज उतारे हैं एक मुल्क के खिलाफ, इजराइल ने। और जी केंद्र की सरकार, चुनाव आयोग जो कि एक संवैधानिक पद की बहुत बड़ी संस्था है, 2.5 लाख से भी ज्यादा सेना बंगाल के इलेक्शन में उतारा गया। ये कहकर उतारा गया कि सीआरपीएफ के जवान। जी, ये कहकर उतारा गया कि बंगाल में पीसफुल जो चुनाव हो, इलेक्शन के टाइम फ्री एंड फेयर पीसफुल, हो। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। लेकिन जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्या आपको लगता है कि बंगाल के मुख्तलिफ जिलों में हुए हैं? मुझे तो नहीं नहीं, लगता। अगर इससे पहले जो इलेक्शन हुए थे एडवोकेट साहब, 2021 में जब हुए थे चुनाव, तकरीबन जी, 5 से 7 लोगों की जाने गई थी। इस बार मैं कम से मैं कम ऐसे तो हालात नहीं बना। मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं, जवाब आप ले ले। आप एक बात बताइए, 2021 के विधानसभा चुनाव में उस वक्त भी भाजपा की सरकार थी, और जो रूलिंग गवर्नमेंट होता है, वो रूलिंग गवर्नमेंट का एक सब्सिडी लिमिटेशन होता है, जो लिमिटेशन इलेक्शन कमीशन को इख्तियार देता है कि वो अपने तरीके से इलेक्शन करवा सकती है, जिसमें रूलिंग गवर्नमेंट उसको सहयोग करेगी, क्योंकि ये संस्था जो है केंद्र के अंदर आता है। मैं सही कह रहा हूं कि जी गलत कह रहा हूं, ये बताइए। जी तो उस वक्त इन्होंने इतना थल बल सेना क्यों नहीं उतारा? मसला वो नहीं है, मसला ये है कि दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पश्चिम भारत और पूर्वी भारत, देश 4 हिस्सों में बटा है। इन 4 क्षेत्र में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में। अब जी मसला ये है कि अगर आप शिक्षित समाज के दायरे को लेकर बात करेंगे तो अभी भी दक्षिणी भारत में भाजपा का कोई असर आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा। बिल्कुल और उनकी उसका मौजूदगी कारण, नहीं।
जी, उसका कारण ये है कि यहाँ के लोग रिलीजियस सब्जेक्ट पे वोट नहीं देते हैं, जबकि देश भर में सबसे ज्यादा हमारे हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज की जो बुनियाद है, उसके सबसे ज्यादा मंदिरें तमिलनाडु में है। साउथ में। उसके बावजूद भी वहां के लोग इनको पसंद नहीं करते। क्यों नहीं? क्योंकि वहां के लोगों का जो तरीका है वो है कि जियो और जीने दो। शिक्षा की ठीक। तरफ रुझान लो, नौकरी की तरफ जाओ, अपने परिवारों की, रोजगार की, सुरक्षा की जिम्मेदारी लो। देश के प्रति, ठीक। राज्य के प्रति, केंद्र के प्रति भी एक जिम्मेदारी आती है नागरिकों के तहत। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भाजपा की सरकार 2014 में जब से आई है और जिन जी। जिन वादों को लेकर इन्होंने चुनाव लड़ा था, मैं फिर से कह रहा हूं, पेन एंड पेपर, ब्लैक एंड व्हाइट के बुनियाद पे कह रहा हूं, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। देखिए, इस बीच राम मंदिर बने, लेकिन वो एक विशेष समुदाय के आस्था की बात थी, वो भाजपा की क्रेडिबिलिटी नहीं है। वो तो भाजपा सुप्रीम कोर्ट के बार ऑर्डर बार, से बनी है। जी, भाजपा बार बार उस क्रेडिबिलिटी को क्रेडिट लेती कैश है, करना क्रेडिट चाह, लेती है, जी, क्रेडिट लेती है, कैश, जबकि सच्चाई है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जी, मंदिर बनी। कै वोटरों के बीच में जाकर कैश कराना चाहती है। एडवोकेट साहब ये और बताइए, एडवोकेट साहब ये बताइए, बंगाल में 92% से ज्यादा वोटिंग हुई है सिंस जी, इंडिपेंडेंस, सबसे लार्जेस्ट पोल हुआ है। जी इज बेशक इट बिकॉज ऑफ एंटी इनकम्बेंसी और वाज इट ए SIR इफेक्ट? नहीं, एंटी इनकम्बेंसी तो बिल्कुल भी नहीं है, ये एसआईआर का बहुत बड़ा इफेक्ट है। और क्योंकि साथ में क्योंकि प्रो, साथ, 2011 में, एक मिनट, लेट मी फिनिश आंसर एडवोकेट साहब। 2011 में जब बंगाल में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, जब लेफ्ट की सरकार गई थी और ममता बनर्जी की जब सरकार आई थी, उस समय जो वोट हुआ था वो 84.46% था। तो जी बेशक सही चौरासी बोल रहे हैं। फीसद था। तो उसके बाद 183 सीट मिला टीएमसी को, मेजोरिटी मिला टीएमसी को, टीएमसी ने गवर्नमेंट फॉर्म किया। क्या इस बार भी ये हम लोग मान के चले कि क्या एंटी इनकम्बेंसी है या फिर ये SIR इफेक्ट है? दो इफेक्ट है, मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं, दो इफेक्ट है और बहुत बड़ा इफेक्ट है। मैंने जी। कई जिलों का दौरा किया है और मैं कोई एग्जिट पोल का आंकड़ा नहीं दे रहा हूं। मेरी अपनी एक सीमा है, उस सीमा के दायरे में मैंने जो बातचीत की अलग अलग जिलों में, जहां कूर बंगाली स्पीकिंग हमारे बंगाली भाई बहने हैं, मतलब बांग्ला बोलने वाले, जिनकी संस्कृति है, যারা বাংলায় থাকেন, বাংলায় জন্ম কথা হয়েছে, বলো, বাংলায় বাঙালি যারা, মানুষ যারা হয়েছে, বাঙালি আছে। আর আর যারা বাংলাকে ভালোবাসেন, আমিও যেরকম বাংলাটাকে ভালোবাসি। तो मैं जो उस कल्चर अब में गया हूं, मुझे, मैं एक चीज मैं समझ में मुझे जो आया वो ये है कि प्रो इनकम्बेंसी का एक बहुत बड़ा इफेक्ट है इन द सब्जेक्ट ऑफ वेलफेयर स्कीम्स। ओके। जो वेलफेयर स्कीम ममता बनर्जी ने लागू किए हैं, वो राज्य के 90 से 95% महिलाओं को पहुंचे हैं और अभी भी पहुंच रहे हैं। एक, जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप का दावा है, उसमें अभी तक पश्चिम बंगाल सरकार फेल नहीं हुई है। दो, तीसरा, जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उस पे पश्चिम बंगाल सरकार ने हकीकत में काम किया है। मैंने पिछले 5 सालों में कई अस्पतालों का चक्कर काटा है और मैंने देखा है कि रिजल्ट है। ये तीन, और चौथा जो SIR का जो इफेक्ट है, वो हकीकत में है, जो भय है, जो डर है, वो लोगों ने अपने गुस्सा को, अपने आक्रोश को वोट के जरिए से, मतदान इधर से। यानी कि मत के पेटी में जाकर अपने दान वहां उन्होंने दिया है। और ये जो आप 92% 93% की जो पोलिंग हुई, आप देखिए दूसरा चरण का अभी तक एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ पोल इलेक्शन कमीशन ने अभी तक रिलीज नहीं किया है। नहीं किया। ठीक है, इसके पीछे क्या षड्यंत्र है, क्या कॉन्स्पिरेसी है, ये रूलिंग गवर्नमेंट भी जानने की कोशिश कर रही है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि इस चुनाव को बारीकी से बंगाल के लोगों ने समझा है। 84%
और 2026 में 92%। आपको मैं एकदम एग्जैक्ट डेटा देता हूं। मैंने एक बूथ में देखा हावड़ा जिले के बूथ में, जहां 2024 में 1192 वोटर थे और वहां तकरीबन उस पार्ट में 150 वोट कटे। तो 150 वोट जब कट गए तो 1042 वोट हुए। अब 1042 वोटों में अगर 92% वोट गिर रहा है तो आप उस माइनस प्लस कैलकुलेशन को देखेंगे तो आंकड़े वहीं पर आकर खड़ा हो जाएंगे। ये एक बूथ एक पार्ट की बात नहीं कर रहा हूं। बंगाल में इस तरीके से 50,000 बूथ और पार्ट में इस तरह के समीकरण देखने को पाए गए हैं। और जो भय था लोगों के बीच में कि मैं बंगाली हूं, मेरी जो कल्चर है, मेरी जो संस्कृति है, मेरी जो अस्मिता है, बंगाली अस्मिता, उसको ठेस पहुंचाने की कोशिश भाजपा के कार्यकर्ताओं ने और भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज लीडरों ने भी की है। कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, मुझे लगता है चाहे वो किसी भी राज्य की सरकार हो, बंगाल की भी राज्य की सरकार हो या किसी और राज्य की, ये वो नहीं सोचेंगे। ये संवैधानिक अधिकार हमारे देश के संविधान ने अलग अलग अनुच्छेद के तहत देश के नागरिकों को दिया है। इस बात को समझना होगा अशफाक साहब। और मैं फिर से कह रहा हूं, अगर फ्री एंड फेयर काउंटिंग होती है, अगर किसी भी तरह की कारचोपी इलेक्शन कमीशन किसी के भी बहकावे में आकर नहीं करती है, तो मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि ममता बनर्जी चौथी बार पूर्ण बहुमत से बंगाल में फिर से सरकार बनाने जा रही है। ये मेरा आंकड़ा, ये मेरा डाउट ऑन ईसीआई। आई हैव नॉट ओनली डाउट, इफ बट एल्स का जितना क्लॉज है, सारे क्लॉज ईसीआई पे छोटे पड़ जाएंगे। देखिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन सभी चाहता है, लेकिन इसका मतलब ये ना हो कि जो सरकार केंद्र में बैठी है, यू आर गोइंग टू गिव हिम द अपर हैंड। आप देखिए, आईपैक के डायरेक्टर को हिरासत में लिया गया, एक सप्ताह पहले लिया गया कि नहीं लिया गया? उनका नाम तो कॉल स्टॉर्म में था। नहीं लिया गया कि नहीं लिया गया? हाँ या ना? लिया गया, ठीक। वो तो जांच में उनका नाम आया था, इसलिए उनसे एक मिनट, जमानत मिला। तो फिर ईडी ने उस पर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं फाइल किया? क्या कॉन्स्पिरेसी है? इसका खुलासा कौन करेगा? आप हिरासत में गए और 4 दिन बाद आपको जमानत मिल गई और प्रोसिक्यूशन यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो वकील थे भारत सरकार के, उन्होंने कोई आपत्ति भी नहीं जनाई। इसकी गहराई, इसकी कॉन्स्पिरेसी, इसकी षड्यंत्र को कौन समझेगा और लोगों तक समझाने की कोशिश कौन करेगा? क्या ये फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी यानी कि जर्नलिज्म का ये जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती कि जो सच खबर है वो लोगों तक पहुंचाया जाए, ना कि किसी के कहने पर हम मीडिया में बैठकर दलाली करें। अच्छा, ये बताए, कल जो 15 जगहों पर रीपोल होने जा रहा है, खास तौर पे दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर के 15 जगहों पर, यहाँ पे क्या परसेंटेज वही रहेगा या फिर लोगों का जो मनोबल है कुछ डाउन होगा, जो वहां के वोटर्स है? क्या लगता है आपको? देखिए, डायमंड हार्बर क्षेत्र में, मगरा हाट में, धमुआ में और कई जगहों में रिपोलिंग होगी। और रिपोलिंग होने का कारण जो भी बताया गया है, खैर रिपोलिंग से हमें आपत्ति भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से जेन्युइन चरण में इलेक्शन हुए हैं, उस तरह के वोट पढ़ भी सकते हैं और नहीं भी पढ़ सकते हैं। मैं दोनों बात कह रहा हूं, क्योंकि जब से दूसरा चरण खत्म हुआ है, जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं दहशत में है कि रिजल्ट क्या होगा। और ये जो दहशत है, ये जो भय है, इससे किसी की जान नहीं जाएगी, लेकिन ये भय कहीं ना कहीं वोटरों के जहन में जरूर रहेगा। वो वोट देने से पहले जरूर सोचेंगे कि बंगाल की भलाई किसमें है, इसकी अस्मिता कैसे बचेगी और आगे बंगाल किस तरीके से देश की उन्नति में काम आएगा। ईवीएम जो मशीनें जो खुदीराम अंशुलन केंद्र हो या फिर शेखावत मेमोरियल स्कूल हो, वहां रखी गई है, वहां पे जो सुपरविजन को लेकर बहुत बड़ा एक सियासी हम लोग हंगामा देख रहे हैं, इस वक्त किस तरह देख रहे हैं? देखिए, सियासी हंगामा ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम में भी सेफ नहीं है?
अशफाक साहब, अगर आपको याद होगा तो हाल ही में बिहार के चुनाव में कुछ ईवीएम भरी हुई गाड़ी समेत रास्ते में पाए गए थे, और पाए गए थे, देखे वीवीपैट गए जो थे। है वो रास्ते में फेंका हुआ था, और उस पैट जी में ज्यादातर जो है वो आरजेडी के सिंबल नजर आ रहे। तो मैं गलत कह रहा हूँ? जी जी, खबरों में आए थे। जी, खबरों में आए थे, और इसे दिखाया गया था। मेरे पास भी वो फुटेज है, ऐसा नहीं कि नहीं है, जी और देश की जी जनता ने देखा था। तो आप जी, ईवीएम के कारचोपी को आप इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब जो ईवीएम स्ट्रांग रूम में लॉक्ड हो गई है, वो जी पहले से कारीगरी नहीं हुई होगी। लेकिन अब एक चीज तो है, देखिए मैं साइंस का स्टूडेंट तो कभी नहीं रहा, लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है, जितना टेक्नोलॉजी मैंने मोबाइल के जरिए से अलग अलग वेबसाइट में जाकर देखा है और सीखने की कोशिश की है, कि कुछ ना जी। कुछ सॉफ्टवेयर के जरिए से हेर फेर की जा सकती है। तो आपको लगता है कि अभी भी देर इज ए strong chance of manipulating? Definitely, I do have a sure shot suspicion on the ground के ईवीएम मशीन के साथ मैनिपुलेशन हो सकते हैं। काउंटिंग में डिले इन काउंटिंग भी एक मैनिपुलेशन का एक विषय How है। is it possible? How is it यस, possible? You are saying counting में delay? जी, देर इज एवरी पॉसिबिलिटी। अगर आप 2021 के चुनाव के नंदीग्राम सीट को अगर आप याद करेंगे, तो 9:22 में एएनआई ने इलेक्शन कमीशन के पोर्टल को रिपोस्ट किया था, जिसमें दिखाया गया था कि ममता बनर्जी 1900 कुछ वोटों से जीत चुकी हैं, और उसके जी बाद इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट जो है वो ठप पड़ जाती है, और नेटवर्क काम नहीं करता होता है, और 10:04 या 6 में वहां पर एक नया रिजल्ट आता है, जिसमें दिखाया जाता है कि 1700 शुभेंदु वोट से अधिकारी ममता बनर्जी हार गए, 1700 वोट से जीत गए। जीत गया ममता बनर्जी। तो ये जो जी डिले इन काउंटिंग प्रोसेस है, इससे दो चीजें हो सकती है। देखिए, डिले इन काउंटिंग प्रोसेस तब होगा जब जो रूलिंग गवर्नमेंट है, एक चटिया जब उनके जो सीट्स है जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस चीज को, उस स्पीड को रोकने के लिए डिले इन काउंटिंग का प्रोसेस शुरू किया जाएगा, ताकि जो रूलिंग पार्टी के जो काउंटिंग ऑब्जर्वर है, कैंडिडेट्स है, वो अपने आपे से बाहर आ जाए, और ऐसा कुछ वहां पर बोल दे, या ऐसा कुछ हरकत मजबूरी में कर दे, जिसके जरिए से उन्हें वहां से निकाल दिया जाए, वायोलेशन ऑफ काउंटिंग के तहत, आरपीए एक्ट के दायरे में। और उसके बाद क्या हो सकता है, इस पे खुलासा जनता समझ जाएगी। कल कल शाम 4 बजे अभिषेक बनर्जी, कल मध्य के आज 12 बज गए, अभिषेक बनर्जी ने टीएमसी के तमाम काउंटिंग एजेंट्स का एक मीटिंग बुलाई है वर्चुअल। डू यू थिंक विल इट हैव एनी काइंड ऑफ इम्पैक्ट? डेफिनेटली उन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया है, और मैं सिर्फ अभिषेक बनर्जी को नहीं कहूंगा, जिन जिन पार्टियों ने इलेक्शन लड़ा है, सभी का ये काम बनता है कि आपके वोट ईवीएम में बंद है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, ताकि जनगण के वोटों के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। पता चला मैंने वोट दिया किसी एक अपने चुनिंदा लोगों को, और वो वोट चला गया किसी और को, तो ये जिस दिन पब्लिकली सामने आ जाएगा, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, भारत में भाजपा की सफाई हो जाएगी। कल ममता बनर्जी ने एक बहुत ही सीरियस एलिगेशन लगाया, ये कि बीजेपी ने जो एग्जिट पोल एजेंसीज है उन पर दबाव डाला ताकि वो उनके पक्ष में एग्जिट पोल जारी कर सके। इस जी, पर कितना सीरियस मानते हैं? देखिए, ये एलिगेशन तो नहीं कहूंगा मैं, उन्होंने अपना एक जहनी तौर पे जो बात कही है, मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो रुझाने जिस तरीका से दिखाई गई हैं,
और एवरेज कैलकुलेटिव रुझान को जब आप सामने लाएंगे, फिर से कह रहा हूं, तो एक नेक टू नेक फाइट दिखाया जाएगा, जिसमें जिसमें ये पता चलेगा इशफाक साहब कि सरकार कहीं ना कहीं फंस रही है, किसी की भी नहीं बन रही है। तो इस ग्राउंड पे जो ट्रेड होता है, उस ट्रेड में तो भाजपा को कोई रोक नहीं पाएगा। और भाजपा ने काउंटिंग के बाद ट्रेड करने का सिलसिला हमेशा से जारी रखा है। आप देखिए, अभी हाल में ही आम आदमी पार्टी के तकरीबन 6 या 7 सांसद 7 एमपी बीजेपी में चले गए, और राघव चड्ढा सहित बड़े बड़े वादे करने वाले, बड़े बड़े बात रखने वाले पार्लियामेंट में हरभजन सिंह चौथी मालीवाल जी, सिंगाड़ा एयरपोर्ट में 7 रुपए में क्यों नहीं मिलती है? 10 रुपया। वो बंदा जो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा, भस्म कर दूंगा, लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। और जैसे ही 4-5 दिन पहले अशोक मित्तल सहित कई दफ्तरों में ईडी सीबीआई की रेड पड़ती है, तो तुरंत वो लोग भाजपा में जाके अपना तो आपको क्या लगता है, बंगाल क्या हंग असेंबली की तरफ जा रही है या फिर किसी एक पार्टी की तरफ? देखिए, ये रुझानों का आंकड़ा मैंने कहा, ये जो रुझान है, जो एग्जिट पोल है, लेकिन और भी हजारों ऐसी संस्था है जिनकी एग्जिट पोल एक तरफा तृणमूल कांग्रेस को दिखा रही है। वो एग्जिट पोल मैं आपके इस हालत बंगाल के पोर्टल से मैं एक पैगाम देना चाहूंगा। वो जो एग्जिट पोल है और जो फेयर मीडिया है, उनके एग्जिट पोल को जो बड़ी बड़ी चैनलें हैं वो नहीं दिखाएंगी, क्योंकि वो चैनलें भाजपा के गुलामी करने से नहीं थकती है। मुझे तो लगता है कि अगर मैं आपको कह रहा हूं, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी गोदी मीडिया, मैं आपको कह रहा हूं, किसी भाजपा नेता के अगर पांव में अगर किसी को जहर दे के मारना है, तो भाजपा नेताओं के पांव में जहर लगा दीजिए, ये मीडिया चाट चाट के मर जाएगी। चलिए, बहुत बड़ी बात आपने कह दी। आपका एक लास्ट सवाल, क्या लगता है कितनी सीटें टीएमसी को मिलने जा रही है इस बार? देखिए, टीएमसी को मैं अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सब कुछ बेहतर ही होगा, मुझे यकीन है। और मुझे यकीन है राज्य के जनता पे। मैं सिर्फ मगरी बंगाल की बात नहीं कर रहा हूँ, पश्चिम बंगाल की बात नहीं कर रहा हूँ, जहां जहां चुनाव हुए हैं, लोगों ने बहुत सोच समझकर वोट दिया है, अपने मत को दान पेटी में डाला है। और उम्मीद करता हूं कि सभी के रिजल्ट चौंकाने वाले होंगे, और भाजपा ऐसे चौंक जाएगी जैसे टाइड का एड में सामने के कपड़े में सफेदी आ जाती है, चौंक गए, उसी तरीके से भाजपा भी चौंक जाएगी। और एक बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, मुकम्मल करूंगा, और दर्शकों को ये सलाह दूंगा कि आप उत्तेजित ना हो, आप आराम से रहें। जी, और कार्यकर्ता, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता से भी कहूंगा, आप भी अच्छे से रहें, निगरानी करें। और जो भी दूसरे दल है, मैं सभी से कहूंगा एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट कि आप अपने वोट की रक्षा करें, क्योंकि हर व्यक्ति का वोट बहुत कीमती है। ये वोट से ही हमारे देश में राज्य की सरकार बनती है, केंद्र की सरकार बनती है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कोई भी ऐसा अपशब्द इस्तेमाल ना करे, चाहे मैं हूं, अगर मेरे जबान से भी निकला हो तो मैं आपके चैनल से सभी दर्शकों से और देशवासियों से क्षमा भी चाहूंगा। ऐसा कोई अपशब्द इस्तेमाल ना करे जिससे किसी की संस्कृति या उसके आस्था को ठेस पहुंचे। और आखिरी बात मैं कहूंगा ये कि तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में चौथी बार पूर्ण बहुमत के साथ वापस आ रही है। जो स्लोगन दिया था ममता बनर्जी ने कि যতই करो हमला आबर जितबे बांग्ला, मैं आपके चैनल में फिर जुड़ूंगा 4 तारीख को और नए स्लोगन के साथ कि बेकार हुआ हमला और फिर जीत गई बांग्ला। चलिए, ये थे एडवोकेट सैयद नफीउल इस्लाम साहब, जो कि सियासी गणित पे काफी माहिर है। इनका साफ तौर पे कहना है कि पश्चिम बंगाल में इस बार भी दीदी की सरकार बनने जा रही है, और ये जो सियासी जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं ये 2021 की तरह बिल्कुल
ये अपने मुंह के बल गिरेगा। तो खैर उनकी बातों में कितनी सच्चाई है इस बात का तो अंदाजा हमें आने वाले सोमवार सुबह को लग जाएगा। फिलहाल हम लेते हैं आप सबसे होते आपके जुदा, और एडवोकेट सैयद नफील इस्लाम का बहुत बहुत शुक्रिया एतिरात को हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक साहब।